तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा आपको कब लगा कि आपको मुंबई आना है? मैंने ऐसा मुझे एग्जैक्ट मोमेंट याद नहीं है कि मैंने कब डिसाइड किया था कि मैं मुंबई जाऊंगी। आई थिंक बहुत बचपने में शायद कभी सोचा होगा कि ओ हाँ मुझे याद है। हाँ, तो मैं पैदा यहाँ हुई हूँ, मुंबई में हुई हूँ, कल्याण में हुई हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ की है। तो मेरी मौसी रहती थी यहाँ पे, तो बचपन में हम लोग कई बार उनके यहाँ पर आते रहते थे गर्मियों की छुट्टियों में। तो एक बार का मुझे याद है, तब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी और मैं आई थी और हम लोग टाउन साइड घूमने गए थे और मैं घूम रही थी, वो मुंबई दर्शन वाली बस थी और मेरा जरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं मुंबई को छोड़ के और वापस से मध्य प्रदेश जाऊं और स्कूल जाऊं और वो सब कुछ कंप्लीट करूं। मुझे ऐसा लगता कि बस ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए और मैं यहाँ रुक जाऊं। मुझे वो फीलिंग अभी तक बहुत अच्छे से याद है। मुझे लग रहा था कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं मुंबई में रह जाऊं, और तब मुझे ये एकदम इम्पॉसिबल लगता था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब मैं थोड़ी मुंबई में रह सकती हूँ, मुंबई तो कितना बड़ा है और मैं तो मतलब मैं तो बड़भा में रहती हूँ। तो ये तब बहुत इम्पॉसिबल सा लगा था। पर उसके कुछ 4 साल बाद ही मुझे डबिंग वॉइसिंग के बारे में मेरी एक कजिन है, उन्होंने बताया। फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं इसमें ट्राई करती हूँ। तो मैंने कुछ नंबर्स वगैरह निकाले जो कि मुझे मुंबई लेकर आ गए। और तब बहुत ही छुपी हुई सी ख्वाहिश थी एक्टिंग की ना। ऐसे मैंने बताया नहीं था, किसी को बोला नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। ओके। मुझे ही डर लगता था ये बात कहने में कि ये बहुत बड़ी बात है यार, कैसे कह दूं। तो वो मैंने बताया नहीं था किसी को। फिर जब ये हो गया डिसाइड, फिर मैं मुंबई आ गई और मैंने डबिंग और एक्टिंग दोनों साथ में शुरू की। एंड घर वालों को जब पता चला कि डबिंग करने गई थी और अभी एक्टिंग में भी चली गई, तो फिर उनका क्या रिएक्शन था? तो मेरी मम्मी को पता था कि मैं एक्टिंग में भी ट्राई करने वाली हूँ। जब मैं उनके साथ वॉइस टेस्ट देने के लिए मुंबई आई थी, तब मैंने एक्टिंग का भी ऑडिशन दिया था, बहुत खराब दिया था। जो बालिका वधू बनाते थे स्पेयर ओरिजिन्स, वहां दिया था मेरा पहला ऑडिशन मैंने। ओके। तो बहुत खराब दिया था। पर मम्मी को पता था, पापा को नहीं पता था। पापा को मैंने बोला था कि मैं डबिंग वॉइसिंग सीखने जा रही हूँ और बस 2 महीने में आ जाऊंगी वापस। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए और फिर मुझे पहला एक्टिंग जॉब मिला था। तो मैंने वो शूट किया और जब वो टीवी पर आया तो मैंने फिर पापा को बताया कि अच्छा वो मैंने ना ऐसे ही छोटा सा कुछ कर लिया था, तो वो आज आएगा, आप देख लेना। फिर वो तो बहुत खुश हो गए। वो तो बहुत ही खुश हो गए, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो खुश हो जाएंगे ओ इतना। माय गॉड। बस फिर चलता रहा। वहां से जब आप मुंबई आ गए और शिफ्ट हो गए, आपने एक्टिंग और डबिंग करना स्टार्ट करा, तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हुआ लाइक कि कुछ भी दिक्कतें आई, या एकदम से एक नई सिटी में रहना, या फिर पहले से कंफर्ट था कि नहीं नहीं मैं एडजस्ट कर नहीं लूंगी? नहीं, ऑब्वियसली वो तो होता ही है ना, जब और स्पेशली जब आप बहुत छोटी जगह से आते हैं ना, तो मुंबई एकदम बहुत बड़ा सा और थोड़ा कभी कभी खतरनाक सा भी लगता है। क्योंकि हमने जितना भी मुंबई जानते हैं ज्यादातर, वो सुन सुन के ही जाना ना, अरे मुंबई है, अरे बॉम्बे है, ऐसा बड़ा बड़ा सा है ना दिमाग में बना हुआ। तो मुझे भी ऑफकोर्स, मैं 20 साल की थी जब मैं मुंबई आई थी और मुझे भी बहुत डर लगा था और बहुत सारी चीजें थी। पर अब मैं सोचती हूँ तो पता नहीं, बहुत हिम्मत भी थी यार, पता नहीं कहाँ से थी और कैसे थी। और लगता था कि हाँ सब कुछ हो ही जाएगा, सब हो ही जाता है। तो डर तो लगा था और बहुत दिक्कतें भी देखी है। सबसे ज्यादा मैंने दिक्कतें झेली है घर के मामले में, कि घर अच्छा नहीं मिलता था और पता नहीं कितना। अब मैं जहाँ रह रही हूँ शायद वो मेरी 14th या 15th प्लेस है जहाँ मैं रह रही हूँ इतने सालों में। हाँ। तो ये मैंने सबसे ज्यादा परेशानी इस बात में हुई थी। बाकी हाँ वो तो होता ही है, जब भी आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। लोग समझ में नहीं आते हैं, यहाँ का फैशन, यहाँ के लोग, यहाँ की चीजें, सब कुछ बहुत अलग था। तो थी प्रॉब्लम्स तो आई थी, बट इट वाज ऑल मैनेजेबल आई वुड से। ऐसा नहीं था कि घबराहट में, वरना तो मैं छोड़कर ही चले जाती शायद। पर आई थिंक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ आसानी से नहीं, बट हो गया, होने आपने कर लायक। लिया, हाँ जितना हो बड़ा गया। करना था। अभी की खुशबू में और पुरानी खुशबू में क्या अंतर है, अब कितना अंतर है? पुरानी खुशबू में मुझे लगता है ज्यादा हिम्मत थी, क्योंकि ज्यादा ज्ञान नहीं था, ज्यादा पता नहीं था। तो कहीं पे भी घुस गए, कुछ भी किसी से भी पूछ लिया,
और मिलने चले गए। मैं गुलजार साहब के घर भी चली गई थी एक बार। क्या क्योंकि हुआ? मुझे लगा कि मैं उनसे 2 दिन पहले मिली हूँ पृथ्वी थिएटर पे, उन्होंने मुझसे आगे रह के बात की है, तो मैं अब मैं उनके घर जा सकती हूँ, ये मुझे लगा। हाँ, और अब की खुशबू में ये है कि अब ना थोड़ा ज्ञान आ गया है, तो जब ज्ञान आ गया तो ज्यादा एहतियात बरतते हैं ना, हम कह रहे नहीं ऐसे नहीं करते हैं, अरे उनका स्पेस है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी डेयरिंग कम हो गई हूँ, आई वुड से कि ये फर्क है। बाकी मैं तब भी भोली थी, मैं अब भी भोली हूँ। बहुत सारे लोग ही मानते नहीं है यार, लेकिन लेकिन मैं हूँ, ये सच है। तो आई थिंक फिर वो अभी है। सब मानेंगे। बाकी मैं अपनी रूट से अभी भी जुड़ी हुई हूँ, मुझे का मेरे वहाँ के जो भी मेरी रूट्स है, जो मेरी लैंग्वेज है, जो मेरे परिवार वाले हैं, जो मेरे रिश्ते हैं, वो सब कुछ अब भी सेम है। अब भी फैमिली घर की मुर्गी दाल बराबर ही ट्रीट करती है, तो सब कुछ सेम है। ओके, आपने क्रिमिनल जस्टिस में पंकज त्रिपाठी सर की वाइफ का कैरेक्टर करा था जिसका नाम था रत्ना फ्रॉम रत्ना, तो वो किरदार आपको कैसे मिला? ऑडिशन से। तो एक जब मुझे 2019 में क्रिमिनल जस्टिस का ऑडिशन आया था, उसके करीब 4 या 5 साल पहले रोशनी एक शो की कास्टिंग कर रही थी जिसका नाम था 24। अनिल कपूर जी का एक शो था, तो उसका ऑडिशन मैंने पहली बार उनके पास दिया था, जो कि वो वैसा ऑडिशन था कि मतलब किसी ने उनका नंबर दिया, मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हम्बल होके बोल दिया अच्छा ठीक है तुम भेज दो जो भी है तुम्हारे पास। तो उन्होंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट दी और मैंने यूं ही भेज दिया, और बहुत खराब बना था वो। मेरे को पता है वो बहुत खराब बना था। उसके 4-5 साल बाद अचानक मुझे उनके ऑफिस से फोन आया, इस बीच में कभी फोन नहीं आया। उनका फोन आया 2019 में कि हम लोग एक शो की कास्टिंग कर रहे हैं और उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रत्ना, ये पंकज त्रिपाठी जी की वाइफ होती हैं, तो आप ऑडिशन बनाकर भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक ना इतना ज्यादा नहीं होता था कि घर से बनाकर भेजना होता था, तब भी जाते थे और देकर आते थे ऑडिशन, पर उन्होंने घर से ही मंगवाया था। तो मैंने स्क्रिप्ट आई और मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारा कॉन्वर्सेशन था, मेरा और पंकज जी का ही कॉन्वर्सेशन था, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी। पर मैंने सोचा यार मेरा थोड़ी ना होगा, मतलब थोड़ी ना, पंकज त्रिपाठी हैं वो यार, पंकज त्रिपाठी की वाइफ के लिए मुझे क्यों लेंगे, वो तो किसी नोन एक्टर को लेंगे या जो ऑलरेडी बेहतरीन काम कर रही हैं उनको लेंगे। तो मुझे लगा ये लोग ना रेफरेंस के लिए मांग रहे हैं ऑडिशन, फिर ये दिखाएंगे किसी को और कहेंगे कि अच्छा ठीक है ऐसा करना है, ऐसा कुछ होगा, या बल्क बना रहे होंगे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ सच में बहुत बार हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम लेकिन ये क्यों सोच रही हो, तुम अपना काम करो। तो उसने मेरी बहुत मदद की ऑडिशन बनाने में। प्रॉपर बिहारी कैरेक्टर था, तो बिहारी कपड़े या किस तरह के वो साड़ी होती है, क्या होता है वो, वैसे हमने सारी चीजें जुगाड़ी और ऑडिशन मैंने बनाया प्रॉपरली, और फिर मैंने भेज दिया उनको। और मैं भूल गई उस बारे में, क्योंकि मेरे दिल में तो यही चल रहा था कि ठीक है मैंने अपना 100% दे दिया है, बट आई एम नॉट गोना गेट दिस, ये मेरे लिए नहीं आया है, मैं ये मानकर बैठी थी। फिर कुछ 1-2 दिन बाद उनका फोन आया ऑफिस से दोबारा, उनके असिस्टेंट का, कि आप शॉर्टलिस्ट हुई हैं, लेकिन आप दोबारा एक बार आके जरा ऑफिस में ऑडिशन दे दीजिए, कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि कपड़े ठीक नहीं लग रहे, मतलब फिर रोशनी ने ही बात की कि यार वो जो तुमने ब्लाउज पहना है ना वो मराठी लग रहा है, तो एक बार ना प्रॉपर बिहारी साड़ी, बिहारी वो लेकर आओ। और मैं मन में सोच रही हूँ ये कैसा रीजन हुआ कि ब्लाउज मराठी लग रहा है, एक्टिंग के बारे में किसी ने कुछ बात ही नहीं की। तो मुझे लगा कि कहीं कोई मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना किसको इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में कि मुझे इस तरीके से बेवकूफ बनाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मेरे जितने भी दोस्त थे जो उस एरिया से आते थे, मैंने उन्हें फोन लगाया कि कोई साड़ी है क्या, कोई चीज है क्या, और मैंने एक बैग भर के कपड़े तैयार किए। तब भी मुझे किसी भी प्रॉपर बिहारी पर्सन से कोई कपड़े नहीं मिले थे, जो मेरे पास थे मैंने वही सारे प्रेस व्रेस करके और पूरा बैग तैयार किया अगले दिन ऑफिस जाने के लिए। और मैं जब रास्ते में थी तब मेरी एक दोस्त का फोन आया कि यार मेरे पास एक पिंक साड़ी है, वो मैंने बिहार से ही ली थी, तू वो ले ले ऑडिशन के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसके पास गई, मैंने साड़ी ली, मैं गई, मैंने पहनी और मैं ऑडिशन देकर आई, और बहुत गंदा ऑडिशन दिया मैंने। बाकी सारी तैयारी जब कर ली गई, तो फिर जो मेन काम था वो पूरा मैंने
खराब कर दिया। मैंने फील ही नहीं आया, जो भी मैं बातचीत कर रही थी सब कुछ बहुत ही ऐसा ऐसा लग गया कि बस जाके बोल दिया। माइंड पूरा बिजी था इन सब चीजों में। एग्जैक्टली। Hectic। तो मैंने कहा यार, एक तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और वो मैंने खराब कर दी। फिर कुछ 1-2 दिन बाद उनके असिस्टेंट का वापस आया कि देखिए ये डेट्स हैं, क्या आप अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट हुई है वापस से। तब मुझे लगा कि कुछ सीरियस हो रहा है, ये कुछ सीरियस हो रहा है। मैं सीरियस, मैं देख यार, मैं पूरी ईमानदारी से ऑडिशन दे रही थी दोनों बार। हाँ। लेकिन ऐसा है कि बस मैं कन्विंस्ड नहीं थी कि ये मेरे को मिलने वाला है। फिर वो हो गया, तो कुछ दिनों बाद फिर प्रोडक्शन वाले का ही कॉल आ गया और हमने बातचीत की, पैसे वगैरह की और सब चीजों की। और तब मेरे को फिर रोना आ गया बहुत सारा कि ओ मतलब मैं ये करने वाली हूँ, ऐसा हो गया। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर को लगता है उसने अच्छा नहीं किया, बट हो हाँ। सकता है कि आपने बहुत जेन्युइन तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से करा हो और उनको अच्छा लग गया। मुझे या यही फिर फीडबैक acting मिला नहीं भी। हाँ। ये फीडबैक मुझे बाद में जब हम रीडिंग वगैरह पे मिले, तो जो क्रिएटिव्स और जिन लोगों से मैं मिली उन्होंने कहा कि तुम्हारा एकदम ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह ऑडिशन आया था, बाकी सबका सेम सुनाई दे रहा था पर तुम्हारा कुछ अलग सुनाई दे रहा था और अच्छा लगा। तो मैंने कहा कमाल है यार, जब हम अपने घर में या एक कमरे में बैठ के ऑडिशन बनाते हैं तो हम जज नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला हमें किस नजर से देखने हाँ। वाला है। मुझे तो लग रहा था कि मैंने बहुत ही ऐसे ही बस मीडियोकर सा किया होगा, पता नहीं, खैर पर वो अच्छा ही हो गया। शूट के दौरान भी मुझे यही लग रहा था कि यार पंकज जी खड़े हैं मेरे बगल में, मुझे कौन देखने वाला है। तो मैंने ऐसी कोई खास तैयारी भी नहीं की थी रत्ना की, सिर्फ 2 पेज लिखे थे रत्ना के बारे में कि मैं क्या सोचती हूँ, रत्ना कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है। उसके अलावा मैंने कोई तैयारी नहीं की थी और फिर वो हो गया और वो सबको अच्छा भी लग हाँ, गया। बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, सबने देखा, इवन मैंने देखा, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने देखा। वो लिखा हुआ बहुत कमाल था। अपूर्व असरानी है उसके राइटर, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा हुआ था सीजन 2 में। सीजन 3 में फिर दूसरे राइटर्स ने लिखा, पर मुझे लगता है कि लिखाई उसकी इतनी खूबसूरत थी ना कि वो शायद मेरे लिए बहुत आसान हो गया। फिर पंकज जी सामने इतने बेहतरीन एक्टर हैं, रोहन सर जो डायरेक्ट करते हैं, तो आई गेस वो सबका मिलजुल के जो बन के निकला है ना, वो बहुत खूबसूरत आ गया। आई एम सो ग्रेटफुल।